नमस्कार। आइए आज हम सांख्यिकी के भाग 3 को देखते हैं। इस भाग 3 में हम देखेंगे कि हमने भाग 2 तक क्या पढ़ा और इस भाग के अंत तक हम जान पाएंगे कि इसमें क्या क्या है। तो देखते हैं, आइए। पिछले भाग में हमने माध्य विचलन के बारे में जाना था। माध्य विचलन के साथ साथ अब हम देखेंगे कि माध्य विचलन की कुछ परिसीमाएं हैं। क्या क्या परिसीमाएं हैं जिसके कारण से ये उतना उपयोगी नहीं है। इसके लिए फिर हम नए दो प्रसरण और मानक विचलन यानी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में भी जानेंगे और अंत में अवर्गीकृत आंकड़ों द्वारा प्रसरण और मानक विचलन कैसे निकालते हैं ये जान पाएंगे। तो आइए चलते हैं। हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य विचलन निकाला था और उसमें हमने देखा था कि मीन डेविएशन माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष, माध्य का विचलन हमने माध्यिका के सापेक्ष। इसके अलावा हमने देखा था कि x बार चूंकि माध्यिका सिंबल है, m माध्यिका का सिंबल है, इनके आधार पर हमने माध्य का विचलन निकाला था। हमने साथ साथ पढ़ा था कि अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं तो माध्य का विचलन कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास बारंबारता भी आ जाती है, इसलिए f का उपयोग करते हुए हमने चाहे वो माध्यिका के साथ हो या माध्य के साथ हो, हमने इस तरह से माध्य का विचलन निकालना सीख लिया था। लेकिन ये पूर्ण नहीं है, तो इसकी सीमाएं क्या हैं देखते हैं। बहुत अधिक विचरण यानी डेविएशन, बिखराव अगर किसी श्रृंखलाओं में है तो हम क्या देखते हैं कि माध्य का चूंकि जो मध्य बिंदु होता है और उसमें बिखराव ज्यादा है, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि माध्यिका के सापेक्ष अगर हमने माध्य विचलन निकाला तो वह पूरी तरह से सही नहीं आता। एक और चीज देखते हैं कि माध्य से विचलनों का योग, जब हम माध्य से विचलन निकाल रहे हैं तो अगर ऋण चिन्ह को छोड़ दें तो वो माध्यिका से विचलनों के योग से अधिक होता है। इससे क्या प्रभाव पड़ा कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन अधिक साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक या वैधानिक नहीं है। तीसरी कमी कि माध्य विचलन को चूंकि विचलनों के निरपेक्ष मान पर ज्ञात करते हैं, यानी चाहे वो माइनस में है या प्लस में है, हमें सबको प्लस में लेकर के ही काम करना होता है। इसलिए यह बीजगणितीय गणनाओं के लिए योग्य नहीं होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि कुछ और भी हमें पता करना है। अगर हमें सही विचलन पता करना है तो कोई और माप भी होती है। तो देखते हैं एक और माप, प्रसरण और मानक विचलन। इसे जानने से पहले अगर हम ध्यान से समझें कि हमने जो माध्य का विचलन निकाला उसमें हमने निरपेक्ष मानों का योग किया था और वो इसलिए किया था क्योंकि उसमें ऋण चिन्ह आता है और ऋण चिन्ह के कारण से कई बार विचलनों का योग शून्य भी हो जाता है। अब यहां से हमें उस माइनस को हटाने के लिए क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम इनको वर्ग कर दें और वर्ग करके अगर हम इनको जोड़ते हैं तो माध्य से विचलन निकाल करके उस ऋण चिन्ह की समस्या को दूर करने के लिए हमने इस सारे जो डेविएशंस हैं इन सब का वर्ग कर दिया। अब वर्ग करने से क्या होगा, ये सब प्लस में आ गए। प्लस में आने के बाद इन सब को हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने से जो रिजल्ट आया वो बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आया। देखते हैं आगे। इसके लिए एक उदाहरण से हम समझते हैं। हमने 6
एक प्रेक्षण लिए 5, 15, 25, 35 और 45 के साथ 55। इस समुच्चय के साथ हमने माध्य निकाला तो हमने देखा कि हमारा माध्य 30 आएगा। इस माध्य से हमने इस सभी प्रेक्षणों से विचलन निकाल करके और उसका वर्ग किया। जब हमने माध्य चूंकि 30 आया था, 5 में से 30 माइनस करके वर्ग करना, 15 में से 30 माइनस करके वर्ग करना, 25 में से भी 30 माइनस करके वर्ग करना, इस तरह से 6 की 6 प्रेक्षणों से माध्य को माइनस करने के बाद वर्ग करेंगे और फिर इन सब को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हमारे पास आ गया 1750। हमने क्या किया, एक और उदाहरण लिया और उसमें केवल 6 प्रेक्षण नहीं लिए, उसमें 31 प्रेक्षण लिए। जी हां, इसमें हमने बी समुच्चय लिया जिसमें 31 प्रेक्षण थे। अब इन 31 अगर प्रेक्षणों का भी हमने जब माध्य देखा तो हमने क्या देखा कि इसका भी माध्य 30 आया। और माध्य निकालना हम सबको आता है, सारे प्रेक्षणों को योग करना और जितने प्रेक्षण है उससे भाग देना, माध्य आसानी से निकल आता है। 6 प्रेक्षणों का भी माध्य 30 है, इन 31 प्रेक्षणों का माध्य भी 30 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस माध्य को जो हमारे पास प्रेक्षण है वही तरीका तो एक ही है, उसमें से माइनस करना और वर्ग करना। हमने क्या किया कि इसके भी विचलनों का वर्ग करके योग किया। कैसे, आगे देखते हैं कि इसके विचलनों के वर्गों का योग हम जब निकालते हैं तो माध्य हमारा 30 आया था, और जब माध्य 30 आया था तो इसके जितने भी डाटा थे उन सभी प्रेक्षणों के साथ इस 30 को माइनस भी करना है, वर्ग भी करना है और जोड़ना है। तो हमने क्या किया, सभी प्रेक्षणों के साथ इस 30 को माइनस किया और माइनस करके वर्ग किया, फिर जोड़ा। एक विशेष बात इन प्रेक्षणों में कि आप ध्यान से देखें, -15 का वर्ग, -14 का वर्ग, ऐसे ही -13 से होता हुआ -1 का वर्ग, और एक प्रेक्षण ऐसा भी है जिसमें 0 का वर्ग आ रहा है। अगले जो 15 प्रेक्षण हैं उसमें 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और आखिरी में 15 का वर्ग आ रहा है। यहां जो आपने पहले गणित में पढ़ा हुआ है कि 1 से 15 तक के वर्गों का योग, और यह भी 2 बार हो गया है, आप देखें माइनस के साथ हो या प्लस के साथ हो, 1 से लेकर 15 तक के वर्गों का योग हमने क्या किया, डबल कर दिया और 1 से 15 तक के वर्गों का योग करा। हमने पढ़ा है कि अगर n प्राकृत संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग यदि हम निकालते हैं तो हमारे पास सूत्र होता है कि n गुणा n+1 गुणा 2n+1 बटा 6, चूंकि डबल है इसलिए डबल हो गया, और इस तरह से हमारे पास कुल आ गया 2480, 2480। एक विशेष बात इन दोनों समुच्चयों में, उसमें केवल 6 प्रेक्षण थे, इसमें 31 प्रेक्षण हैं। दूसरा, उसमें अगर आपने देखा था तो वहां 6 प्रेक्षणों में जो विचलन की रेंज थी, परिसर थी, वो थी -25 से 25। इतना बड़ा उनका बिखराव था, जबकि इन 31 प्रेक्षणों में यानी समुच्चय बी में इनका परिसर है -15 से 15। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे जो वर्गों का योग आया है उसके हिसाब से हम देखें तो इसमें बिखराव बहुत ज्यादा है, जो समुच्चय बी है, यानी 31 प्रेक्षणों में बिखराव ज्यादा है क्योंकि 2480 है, जबकि वो 6 प्रेक्षण हैं वहां पर बिखराव कम आया है। ये तो गलत है, कहीं ना कहीं कुछ और है जिसे हमें जानना है। इसके लिए हमें और क्या करना चाहिए, आगे देखते हैं। इसको दूर करने के लिए फिर क्या किया
कि जो हमने विचलनों का वर्ग किया था और वर्ग करके योग किया था, बाद में उसका माध्य निकाल लिया। जी हां, यानी पहले जो वर्गों का योग आया था 1750, चूंकि वो 6 प्रेक्षण थे, हमने 6 का भाग दिया, हमारे पास आ गया 291.6। जो समुच्चय बी था उसमें वर्गों का योग आया 2480। कुल प्रेक्षण थे 31, हमने क्या किया, 31 से भाग किया, हमारे पास जो अब आया वो आया 80। यहां से एक सही प्रेक्षण सामने आता है जैसा कि हम चाहते थे। अब पहले समुच्चय में बिखराव 291.6, दूसरे समुच्चय में बिखराव 80। इसका मतलब अच्छा कौन सा है? तो चूंकि पहले वाले में -25 से 25 ज्यादा था, हमारा जो बिखराव आया है, यहां भी जो विचलन आया है वो 291.6 आया है। दूसरे वाले में जो बिखराव था वो -15 से 15 था, यानी कम था। यहां भी हम देखें हमारे विचलनों का योग 80 आया है। इसका मतलब ये ज्यादा सही है, अपेक्षित जो परिणाम हैं उनसे मेल खाता है। तो माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य, फिर से माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य, एक नया शब्द वेरिएंस, प्रसरण कहलाता है। और इस प्रसरण का जो प्रतीक है वो है सिग्मा स्क्वायर, इसको बोलते हैं सिग्मा का वर्ग। तो सिग्मा स्क्वायर हो गया प्रसरण, और इसका मान जितना भी विचलन हुआ माध्य से, उनके वर्गों का योग करके और उस नंबर ऑफ प्रेक्षण से भाग दें। अर्थात सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार का वर्ग। तो ये हुआ प्रसरण यानी वेरिएंस। आइए आगे देखते हैं। मानक विचलन, असली जो उद्देश्य था वो था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचना, यानी मानक विचलन तक पहुंचना। हमने क्या किया था, वर्ग किया था और वर्गों का योग निकाला था। बस वर्गों को हटा दें यानी वर्गमूल निकाल लें। तो प्रसरण के जो धनात्मक वर्गमूल हैं उसको प्रेक्षणों का माध्य के सापेक्ष अगर प्रकीर्णन की यथोचित माप के रूप में व्यक्त करें तो वह मानक विचलन कहलाता है। तो मानक विचलन अगर हम सही मायने में देखें तो वर्गमूल कहलाता है प्रसरण का। जी हां, प्रसरण का वर्गमूल कहलाता है, यानी सिग्मा स्क्वायर का वर्गमूल सिग्मा। तो मानक विचलन हमारा सिग्मा हो गया और इसका मान जो प्रसरण का हमने सूत्र पढ़ा था उस पूरे का वर्गमूल होता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। कुछ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से हमें प्रसरण भी पता करना है और मानक विचलन भी पता करना है। आपने अभी तक जो बारंबारता सारणी पढ़ी या सांख्यिकी में डाटा पढ़े, इन प्रेक्षणों को आपने कुछ भाग किए थे। यह है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत यानी रो डेटा, जिसमें केवल हमें इस तरह से कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं। अब अगर इस तरह से जो प्रेक्षण दे रखे हैं, हमें इससे प्रसरण तथा मानक विचलन निकालना है। एक और विशेष चीज, मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है, इसलिए प्रसरण हमें निकालना ही है। जरूरी नहीं है, अगर हमें केवल मानक विचलन भी पूछा होता तब भी हमें प्रसरण तो पता करना ही है, क्योंकि वर्गमूल तो उसके बाद निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस जो भी हमारे पास ये प्रेक्षण हैं या आंकड़े हैं, इनको हमें क्रम से लिखना है, बिल्कुल टेबल की तरह लिखना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी तरह की। इसके बाद हमें जब x दे रखा है, चूंकि रो डेटा है, तो इन सभी डाटा को जोड़ करके, और इसमें अगर हम देखें तो कुल हमारे डाटा हैं 3, 3, 6 और 4, 10 से भाग लगा दें। इस 10 डाटा को
जोड़ करके 10 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास माध्य आ जाएगा। और जब माध्य आ जाए उसके बाद x माइनस एक्स बार, और x माइनस एक्स बार यानी 6 में से जो माध्य आया है उन सबको पहले लिख लें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और जब हम इनको लिख लें फिर तीसरा बनाएं, और तीसरा बनाएं x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी हमने इसका वर्ग किया। चूंकि यहां कुछ संख्याएं माइनस में होंगी कुछ प्लस में होंगी, लेकिन वर्ग करने पर सभी प्लस में आ जाएंगे। अब हमें इनको टोटल करना है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का वर्ग। ऐसा करने के बाद चूंकि हमारे पास टोटल जो प्रेक्षण थे वो 10 थे, हमें सीधा कर देना है, नीचे गणना इसमें करनी है कि प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n, n यानी कुल प्रेक्षण, और उसके बाद सिग्मा x माइनस एक्स बार का वर्ग। यह हमारे पास प्रसरण हो जाएगा। अब यदि मुझे मानक विचलन निकालना है तो मानक विचलन में सिर्फ सिग्मा, और उसके लिए मैं इस प्रसरण का केवल वर्गमूल निकाल दूंगा। और इस तरह से आसानी से हम मानक विचलन और प्रसरण निकाल सकते हैं। लेकिन एक विशेष ध्यान क्या देना है, यह तो रहा एक तरीका। आप जब भी प्रश्न करें तो कई बार प्रश्न में ना इतना आसान तरीका छुपा होता है, अगर आपने उस तरफ ध्यान दे लिया तो प्रश्न और आसान हो जाता है। वो तरीका आप ध्यान से देखो तो इन सारे डाटा में समान अंतर है। अब जब ये समान अंतर है तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने x लिखा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, चूंकि सभी में समान अंतर है, हम उस 9वीं या 10वीं तरीके से क्यों करें, जब हमने एक पढ़ चुके हैं विचलन, और विचलन के लिए हमने कल्पित माध्य भी पढ़ा हुआ है। कल्पित माध्य का मतलब है इन 10 में से हम लगभग बीच वाला डाटा ले लेते हैं, और हमने अब चूंकि ये लिया है तो d होता है x माइनस a बटा h, h यानी सभी में जो समान अंतर है। ये समझने में ऐसा लग रहा होगा कि सर कहां फंस रहे, लेकिन नहीं, अगर ये आपको ट्रिक पता है तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बिना ज्यादा गणना किए हुए कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें, सभी में 2-2 का अंतर है तो h का मान 2 हो गया। हमने कल्पित माध्य 14 लिया है तो अब d का मान यहां 0, इसके बाद -1, -2, -3, -4। जी हाँ, नीचे 1, 2, 3, 4, 5, इसका टोटल में 1 से 4 तक तो खत्म हो गए, बचेगा क्या 5। माध्य निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है a प्लस सिग्मा d बटा n। इस तरह से जब हम करेंगे, a कितना है 14, हमारे पास सिग्मा d कितना आया 5, n कितना है 10 गुणा h गुणा में 2, तो 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया तो माध्य सीधा सीधा हमारे पास आ गया 14, वरना हमें पहले इन सबको टोटल करते और 10 से भाग लगाते। यहां चूंकि ये एक रो डेटा है, अवर्गीकृत डाटा है, जब आपके पास वर्गीकृत प्रेक्षण भी हो तब भी आप पहले ये चेक जरूर करें कि x में यदि समान अंतर है तो इस तरह से माध्य निकालना आसान हो जाएगा। इसको आगे हम देखते हैं कि इससे कितना आसान प्रश्न होता है। आइए
देखते हैं हमने अभी किस तरह से प्रश्न को किया था। x हमें दे रखा है, हमने d यानी विचलन निकाला और 14 कल्पित माध्य लेते हुए हमने ये सारा d लिखा। इसके बाद माध्य से विचलन, निश्चित तौर पर हमने 6 में से माध्य को माइनस किया, लेकिन उससे पहले जो माध्य निकालने का हमने जो फॉर्मूला लिया वो वहां लिया था। माध्य हमारा 15 आ गया, और जब माध्य 15 आ गया तब माध्य से विचलन, चूंकि ये प्लस में भी है माइनस में भी है, लेकिन जब हम इसको वर्ग करेंगे तो ये सारा वर्ग में आ गया। इसका टोटल हो गया 330। अब प्रसरण सिग्मा स्क्वायर इस सूत्र में जिस तरह से हम पढ़ते ही हैं, यहां i बराबर 1 से 10, क्योंकि 10 प्रेक्षण हैं, हमने इसका मान 330 भी रखा और हमारा जो प्रसरण था वो आ गया 33। मानक विचलन के लिए हमने इसका वर्गमूल निकाला जो लगभग 5.74 आ गया। इस तरह से हम किसी भी अवर्गीकृत डाटा का प्रसरण और मानक विचलन निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना, यदि सभी में समान अंतर हो तभी ये वाली विधि लेना, अन्यथा सभी x को जोड़ करके जैसा हम करते आए हैं सिग्मा xi बटा n, हम इसी से माध्य निकालेंगे और माध्य निकाल करके तब प्रश्न करेंगे। यह केवल तब है जब सभी में समान अंतर हो। तो आइए देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा इस भाग में। तो सबसे पहले जो हमने देखा था कि माध्य विचलन जो हम पहले निकालते थे उसमें क्या क्या कमियां थीं, क्या ऐसी सीमाएं थीं जिसके आधार पर हम माध्य विचलन सही भी है या नहीं ये बता सकते थे। इसलिए उन परिसीमाओं के बारे में जाना। उसके बाद अगर हमारे पास n प्रेक्षण हैं x1 से लेकर के xn तक, यानी अवर्गीकृत डाटा है, तो उस अवर्गीकृत डाटा का हमें प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालें, और आखिरी में जो मुख्य उद्देश्य हमारा था वो था मानक विचलन निकालना, यानी प्रसरण का वर्गमूल निकाल करके हम मानक विचलन निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको करें। धन्यवाद।